हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी हिस्ट्री। ये जनरल नॉलेज के अंडर में आने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से आप लोगों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के 1000 वन लाइनर की फॉर्म में करने वाले हैं और ये इस तरीके के वन लाइनर होंगे जो आप लोगों के लिए एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और ये मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं सबसे ज़्यादा बार। तो एक शॉर्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे। इस वीडियो के आप लोगों के कम से कम 4 से 5 पार्ट आएंगे। हर एक पार्ट में आप लोगों को 200 वन लाइनर मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, जिससे आप लोगों के ऑलमोस्ट यहाँ से 1500 हो जाएंगे। तो इससे बाहर आप लोगों के हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कौन कौन कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो एसएससी सीजीएल का मेंस होने वाला है वो वाले कैंडिडेट, उसके बाद आप लोगों का सीएचएसएल का एग्जाम होगा, एमटीएस का एग्जाम होगा, तो ये कैंडिडेट देख सकते हैं। बाकी जो आप लोगों का एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जो असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके लिए यह वीडियो तो एकदम हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को भी करके चले जाओगे एफसीआई वाले, तब भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से बन जाएगा। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद आप लोगों की डिमांड रहती है कि सर इसका वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देता हूँ। नेक्स्ट डे कल मिल जाएगा और उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैंडिडेट कहते हैं कि सर वो लिंक काम नहीं कर रहा है, तो मैं आप लोगों को एक सिंपल वे बता देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का। आप लोग ऊपर सर्च बार में ये सर्च कर लेना @HiStudy HS हाई स्टडी। तो जैसे ही आप लोग ये सर्च करोगे तो आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम को हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, ये आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडर पूछा आप लोगों से कि आईएनसी के फाउंडर कौन थे। तो इनके फाउंडर थे ऑक्टेवियन ओ ह्यूम, इसके फाउंडर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट आईएनसी से जो क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मैं आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करने वाला हूँ। आईएनसी से मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब बना था? ये बना था 1885 में। कब बना था? 1885 में बना था। इसके फाउंडर कौन थे? ऑक्टेवियन ह्यूम इसके फाउंडर थे। और इसका जो पहला सेशन हुआ था वो 1885 में ही हुआ था। और वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। और जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसकी प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी? तो WC बनर्जी के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी। ये भी पूछा जाता है। उसके बाद ये पूछा जाता है आप लोगों से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जाता है। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि इनमें से एक इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो वो कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने फर्स्ट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। 1885 में बनी थी और इसका जो सेशन हुआ था मुंबई में हुआ था। WC बनर्जी ने इसके फर्स्ट सेशन की प्रेसिडेंसी की थी और 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक आईएनसी के मेंबर थे, मोस्ट इंपोर्टेंट थे। इन्होंने क्या नाम, इसका जो पहला सेशन था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए फर्स्ट सेशन की। उसके बाद कुछ और फैक्ट देख लेते हैं आईएनसी के बारे में ही, आईएनसी का। फिर उसके बाद आप लोगों को याद रखना है इसका जो सेकंड सेशन है, जो सेकंड सेशन है वो कहाँ पर हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो सेकंड सेशन इसका कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसकी प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी इसकी प्रेसिडेंसी। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कितने सेशन की प्रेसिडेंसी की जा चुकी? तो टोटल 3 सेशन की प्रेसिडेंसी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक फैक्ट और आता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के एमपी बनने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? तो भी दादा भाई नौरोजी थे। और ये कहाँ से? पिसम्बरी से। कहाँ से? पिसम्बरी से एमपी बने थे, 1992 में बने थे। एक फैक्ट ये पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने एक बुक्स भी लिखी थी, जो हमारा जो ब्रिटेन में जो वेल्थ का जो ड्रेनेज हो रहा था इंडिया से वेल्थ का जो ड्रेनेज हो रहा था, कहाँ पर? ब्रिटेन में। इसके ऊपर एक बुक लिखी गई थी, तो वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। नेशनल इनकम का एस्टिमेशन पहली बार इंडिया में किसके द्वारा किया गया था? वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इतने फैक्ट आप लोगों को दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का आईएनसी का एक सेशन आप लोगों को याद रखना, थर्ड वाला। ये जो थर्ड वाला सेशन है ये कहाँ पर हुआ था? ये होता मद्रास में हुआ था। मद्रास में हुआ था। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे।
लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को गलती से कंटेंट की वजह से रहीमतुल्लाह शाह ने बता दिया था, लेकिन वो करेक्ट इसका जो है बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, किसके, INC के। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को 4th नंबर का सेशन भी याद रखना है। ये जो 4th नंबर का सेशन है ये कहाँ पर हुआ था, ये आप लोगों का इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था 4th सेशन का। और ये आप लोग पूछोगे कि 4th वाला क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जॉर्ज यूले। कौन थे, जॉर्ज यूले यहाँ पर प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज यूले। ये इसलिए याद रखना है क्योंकि ये INC के पहले मुस्लिम ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। पहले जो अंग्रेज प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जॉर्ज यूले थे। तो ये इसलिए याद रखना 4th वाला। आई होप ये भी आप लोगों को याद हो चुका होगा। 90 ये आप लोगों का 4th सेशन था। उसके बाद जो सेशन आप लोगों को याद रखना है वो याद रखना है आप लोगों को 1896 का। डायरेक्टली 1896 का क्यों याद रखना है, क्योंकि ये इसलिए याद रखना है, ये कहाँ पर हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था 1896 वाला। और यहाँ की जो प्रेसिडेंसी की गई थी तो रहीमतुल्लाह सियानी, तो रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा इस सेशन की प्रेसिडेंसी की गई थी। और ये इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर पहली बार नेशनल सॉन्ग गाया गया था, जो हमारा क्या है, वंदे मातरम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि वंदे मातरम INC के किस सेशन में गाया गया था, तो 1896 सेशन में गाया गया था। 1896 का सेशन कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इसकी प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी, तो रहीमतुल्लाह सियानी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था, नेशनल सॉन्ग गाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आप लोगों को याद रखना 1901 वाला। आप बोलोगे सर ये क्यों याद रखना है, क्योंकि हमारे जो फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी 1893 में कहाँ पर चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका में चला जाता है। तो ये पूछते हैं कि इन्होंने पहली बार INC के किस सेशन में पार्टिसिपेट किया था, तो वो 1901 का सेशन था। कौन सा सेशन था, 1901 का सेशन था। ये भी कहाँ पर हुआ था, कोलकाता में सेशन हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं कि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, तो दिनेश वाचा। दिनेश वाचा ने इसकी प्रेसिडेंसी की थी। तो आप लोग को 1901 वाला क्यों याद रखना है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, कोलकाता में सेशन हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे दिनेश वाचा इसके प्रेसिडेंट थे। 1901 के बाद आप लोगों को याद रखना 1905 वाला। 1905 वाले के आप लोगों से प्रेसिडेंट पूछा जाता है कि 1905 वाले सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, जिनको क्या बोला जाता है, इनको पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी बोला जाता है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी कौन थे, ये भी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। तो ये फैक्ट आप 1905 वाला इसलिए याद रखोगे। फिर आप लोग को याद रखना 1906 वाला। 1906 वाला क्यों याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार स्वराज वर्ड, जो आप लोग का एक स्वराज वर्ड था ना, इसका पहली बार यूज कहाँ पर हुआ था, तो ये आप लोग याद रखना 1906 का सेशन था। और इस सेशन की प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी, तो ये भी यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग के दादा भाई नेहरू जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 1906 की वो प्रेसिडेंसी की गई थी INC के। ये इसलिए याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद जो 1907 वाला, ये क्यों याद रखना है, ये कहाँ पर हुआ था, ये सूरत में हुआ था। ये सूरत में हुआ था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट क्या होता है कि इसमें दो, हमारी जो कांग्रेस थी INC, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक तो पार्ट आता है आप लोगों का एक्सट्रीमिस्ट्स, जो आप लोग के गरम दल वाले थे, एक तो गरम दल वाले थे और एक नरम दल वाले थे। तो दो पार्ट में सूरत में डिवाइड हो जाती है INC। ये सेशन 1907 का था। और इसकी प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी, 1907 वाले की, तो डॉक्टर रास बिहारी बोस, डॉक्टर रास बिहारी बोस के द्वारा इस सेशन की प्रेसिडेंसी की गई थी। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डॉक्टर रास बिहारी बोस। उसके बाद कौन सा सेशन आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्टली 1911 वाला सेशन याद रखना है। कोलकाता में ये सेशन हुआ था 1911 वाला। और इसकी जो प्रेसिडेंसी पंडित बिशन नारायण धरजी के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी। और ये क्यों याद रखना, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग, हमारा जो नेशनल एंथम है, सॉरी क्या हमारा नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम है वो गाया गया था 1911 के सेशन में। कोलकाता में सेशन हुआ था। और पंडित बिशन नारायण धरजी इसके प्रेसिडेंट थे। 1911 बता दिया। और हमारा जो क्या है, जनगण मन, जो हमारा जनगण मन है, ये गाया गया था पहली बार 1911 में। और ये भी याद रखना है कि जो 1911 के प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, पंडित बिशन नारायण धरजी थे। और ये किसने बना, ये हमारा जो किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया था हमारा जनगण मन। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दो कंट्री के लिखे गए, एक बांग्लादेश का लिखा गया था इन्होंने और एक इंडिया का लिखा गया था। तो आई होप ये भी आप लोग याद रखिएगा 1911 वाला। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट सेशन याद रखना 1916 वाला। 1916 वाला कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। तो इसलिए लखनऊ में हुआ था, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लखनऊ पैक्ट। कहाँ पर होता है, लखनऊ पैक्ट। आप लोगों से पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो ये पैक्ट हुआ था आप लोगों का 1916 में हुआ था। और इसमें क्या था, इसमें जो हमारी कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में एक पैक्ट हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं वापस से कि हम लोग एक साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। 1916 का लखनऊ पैक्ट, ये भी याद रखिएगा 1916 वाला। इसकी प्रेसिडेंसी पूछी जाती तो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की जाती है 1916 वाले सेशन की। उसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है आप लोगों का 1917 वाला। ये जो 1917 वाला सेशन है, ये याद रखना आप लोगों को, ये कहाँ पर हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था 1917 वाला सेशन। और क्यों याद रखना, क्योंकि यहाँ की जो प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट थी। कौन थी, एनी बेसेंट यहाँ की प्रेसिडेंट थी। और ये INC की फर्स्ट
वुमेन प्रेसिडेंट थी, जो आईएनसी के जो प्रेसिडेंट हुआ करते, तो आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, आईएनसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट और आईएनसी की फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। तो अब वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट। तो 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट ने इंडिया में क्या स्टार्ट किया था? होम रूल स्टार्ट किया गया था। कब किया था? 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल स्टार्ट किया गया था। ये साउथ से किया था इन्होंने, एनी बेसेंट ने साउथ से किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक सेशन हो रहा है, आप लोग याद रखिएगा 1924 वाला। 1924 वाला सेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये कर्नाटक में जगह पड़ती है, बेलगांव। तो बेलगांव में ये सेशन हुआ था कर्नाटक के। और इस सेशन की प्रेसिडेंसी किसने की थी? फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी। कब? 1924 वाले की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी जी की डेथ कब हुई थी ये भी आप लोग को याद रखना। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में, दिल्ली के बिरला हाउस में नथुराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मार दी गई थी। किसको? फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के द्वारा 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना 1925 वाला सेशन। ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये आप लोगों का कानपुर में हुआ था। और 1925 वाले सेशन की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सरोजनी नायडू के द्वारा इस सेशन की प्रेसिडेंसी की गई थी। ये होती है आप लोगों की आईएनसी की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? आईएनसी की सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू के बारे में आप लोग क्या याद रख सकते हो? इन्होंने क्या किया था? द ब्रोकन विंग्स, ये ब्रोकन विंग्स नाम की जो है ना, ये भी किसकी राइटिंग है? ये भी आप लोग याद रखना। ब्रोकन विंग्स किसकी है? सरोजनी नायडू की है ब्रोकन विंग्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे। एक आध सेशन और बता देता हूँ 1925 के बाद आप लोग याद रख लीजिएगा। और कौन सा आप लोगों को याद रखना? एक तो 1929 वाला याद रखिएगा। ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कौन सा? 1929 वाला लाहौर में हुआ था। इसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी। और यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था आप लोगों का जो पूर्ण स्वराज है, जो आप लोगों का कंप्लीट स्वराज था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पर? 1929 के लाहौर सेशन में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद एक सेशन और याद रखिएगा 1933। तो 1933 वाला सेशन क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पर भी एक वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। कौन थी? नेल्ली सेन गुप्ता। नेल्ली सेन गुप्ता यहाँ पर प्रेसिडेंट थी। तो आईएनसी की कितनी फीमेल प्रेसिडेंट बनी है? तो 3 आ जाएगा। दादा भाई नेहरू जी ने कितनी बार प्रेसिडेंसी की आईएनसी की? तब भी 3 हो जाएगा। जॉर्ज यूले मैंने आप लोगों को बता दिया, बदरुद्दीन तैयब जी भी बता दिया मैंने आप लोगों को। उसके बाद एक दो सेशन और बता देता हूँ 38 और 39 वाले। 1938 का सेशन और 1939 का सेशन, इन दोनों सेशन की प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। फिर आप लोगों से एक पूछा जाता है कि जो हमारा जो इंडिपेंडेंट है, जो आज़ादी के टाइम पर कौन इसके प्रेसिडेंट थे? तो वो थे आप लोगों के आचार्य जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी इंडिपेंडेंट के टाइम पर किसके? आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। तो ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि आईएनसी के सबसे लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट रहने वाले कौन थे? तो ये थे आप लोगों के अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। 1940 में बने थे। 1940 में बने थे। कौन? आईएनसी के अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रहने वाले आईएनसी के। तो मैंने आप लोगों को आईएनसी एक शॉर्ट में रिवाइज करवा दिया है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आईएनसी के बारे में इतने फैक्ट भी याद रखोगे तब भी आप लोगों का क्वेश्चन आईएनसी से गलत नहीं होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। जो कहता है खिलाफत मूवमेंट। दो खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ह्यूमिलिएशन ऑफ द। तो ये किसके अगेंस्ट में किया गया था? जो टर्किश का जो खलीफा था ना, उसके समर्थन में किया गया था इंडिया की ओर से, क्योंकि उसको ब्रिटेन ने हटा दिया था। तो उसी के समर्थन में किया गया था हमारा खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? ये आप लोगों का होता है 1919 में, 1919 में होता आप लोगों का खिलाफत मूवमेंट। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि आईएनसी का 1916 का सेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी प्रेसिडेंसी की गई थी। लखनऊ पैक्ट यहाँ पर साइन होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यहाँ पर आकर से एक साथ हो जाती है, जुड़ जाती है। कहाँ पर? लखनऊ पैक्ट में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को पूछा लाला लाजपत राय वाज द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हुम व्हेन द बिकम द विक्टिम ऑफ पुलिस ब्रूटलिटी। तो ये पूछा है कि किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? तो ये साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। कौन? लाला लाजपत राय जी। ये जो साइमन कमीशन था ये क्या किया था? जो इन्होंने 1919 का 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसको रिव्यू करने के लिए भेजा गया था कि 10 साल में जाकर के आप लोग इसको रिव्यू करिए। तो ये नवंबर 1927 में ये वहाँ से चलता है। और ये आप लोगों का 1928 में इंडिया में आता है। कौन सा? साइमन कमीशन। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है कि साइमन कमीशन में कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में। और ये 1928 में इंडिया में आता है। और इसी का प्रोटेस्ट कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। तो वहीं पर सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज किया गया और इनकी डेथ हो जाती है लाला लाजपत राय जी की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतने फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा।
पूना अग्रीमेंट वाज साइन बिट। तो जो पूना पैक्ट होता है तो ये किस किस के बीच में होता है, तो महात्मा गांधी जी के बीच में एंड बी आर अम्बेडकर जी के बीच में होता है पूना पैक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा होम रूल लीग वाज एस्टेब्लिश। तो होम रूल लीग इंडिया में कब एस्टेब्लिश की गई थी, वर्ल्ड वार 1 के टाइम पर की गई थी, क्योंकि होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी 1916 में। दो जगह स्टार्ट हुई थी, एक अप्रैल में हुई थी, एक सितंबर में हुई थी। अप्रैल में किसके द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी, और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। इन्होंने तमिलनाडु चुना था, और ये हमारे जो महाराष्ट्र वगैरह रीजन वाला था, ये हमारा किसका, बाल गंगाधर तिलक जी का था। वर्ल्ड वार 1 कब तक चला था, ये भी क्वेश्चन आता है। 1914 से लेकर के 1918 के बीच वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट मतलब चलती है, 4 साल के लिए चलती है वर्ल्ड वार 1। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मुस्लिम लीग। आप लोगों से पूछा है कि जो मुस्लिम लीग है ये कब बनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग कब बनी थी और कहाँ पर बनी थी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो बनी थी आप लोगों की 1906 में बनी थी। कब बनी थी, 1906 में आप लोगों की मुस्लिम लीग बनती है। और इसके जो ये भी पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन थे, तो 1906 में जो इसके फाउंडर थे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ढाका में बनी थी, कहाँ पर बनी थी, ढाका में बनी थी। कहाँ पर, ढाका के में बनी थी मुस्लिम लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक दो ईयर यहीं पर देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा ईयर आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद आप लोगों को याद रखना 1911 वाला ईयर। 1911 वाला ईयर याद क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा था, दिल्ली दरबार। क्या लगा था, दिल्ली दरबार लगा था। 3 बार दिल्ली दरबार लगता है, याद रखिएगा। 1877 में पहली बार लगता है, फिर 1902 में दूसरी बार लगता है, और 1911 में तीसरी बार लगता है। तो टोटल 3 बार दिल्ली दरबार लगता है। ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। 1911 के बाद आप लोग याद रखना 1916 में आप लोगों को बता चुका हूँ। 1916 के बाद आप लोग याद रख सकते हो कि 1919 याद रख सकते हो। क्या 1919। तो 1919 में क्या क्या होता है, 1919 में होता है आप लोगों का मोंटेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं। ये पूछा जाता है कि किस ईयर में आते हैं, 1919 में आते हैं। उसके बाद आप लोगों का जो जलियांवाला बाग मैसाकरे होता है, ये कब होता है, ये भी 13 अप्रैल 1919 को होता है। 1920 में क्या आता है आप लोगों का, 1920 भी आप लोग याद रखिए। 1920 में आप लोगों का खिलाफत मूवमेंट होता है। खिलाफत मूवमेंट होता है 1920 में। क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है 1920 में। मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो खिलाफत मूवमेंट था जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, वो ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर 1919 बताया था। तो आप लोग 1919 नहीं, ये जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में हुआ था। तो इतने ईयर भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इन्होंने कब आईएनसी की प्रेसिडेंसी की थी, तो 1905 में इन्होंने आईएनसी के सेशन की प्रेसिडेंसी की थी। और इनको क्या बोलते हैं, इनको महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु बोला जाता है। महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो भी आप लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वाइसरॉय। तो किसके टाइम पर आए थे, तो 1857 के टाइम पर ही आए थे। और उस समय जो रूल चल रहा था लॉर्ड कैनिंग का चल रहा था। लॉर्ड कैनिंग ने कब से कब तक रूल किया, 1856 से लेकर के 62 तक रूल किया लॉर्ड कैनिंग ने। और ये फर्स्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के। पहले वॉइसरॉय पूछा जाता है कि कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे फर्स्ट वॉइसरॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना। पहले वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे इंडिया के। और इन्हीं के टाइम पर 3 हाई कोर्ट बने थे। कहाँ पर, या कहाँ पर, तीनों के प्रेसिडेंसी में, कोलकाता में, मद्रास में एंड बॉम्बे में। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु वाज द बाल गंगाधर तिलक कॉल्ड हिज पॉलिटिकल गुरु। तो बाल गंगाधर तिलक जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा, तो स्वामी विवेकानंद जी इनके पॉलिटिकल गुरु थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो यह हुआ था आप लोगों का 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद इस पैक्ट के द्वारा ही क्या हुआ था, जो सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट चल रहा था उसको क्या कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट। और क्या हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ था 1931 में आप लोगों की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कब होती है, 1931 में ही होती है। ये भी पूछा जाता है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी ब्रिटेन जाते थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस बाय द हुज राइटिंग। तो गांधी जी किसकी राइटिंग्स के से इन्फ्लुएंस होते थे, तो लियो टोल्स्टॉय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद आता है, हु क्वाइन द टर्म सत्याग्रह। तो ये जो सत्याग्रह टर्म है इसको किसने क्वाइन किया, तो महात्मा गांधी जी ने इसको क्वाइन किया। महात्मा गांधी जी के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। 1869 में इनका बर्थ होती है, याद रखिएगा। उसके बाद 1893 में साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर एक स्टेशन पड़ता है पीटर्स मारिट्सबर्ग। तो पीटर्स मारिट्सबर्ग स्टेशन पर इनको थर्ड बोगी से बाहर फेंक दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 1893 1901 में ये
कांग्रेस के एक सेशन होता है जिसकी प्रेसिडेंसी दिनेश वाचा के द्वारा की जाती है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1915 में रिटर्न होते हैं और इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। इनको जहाँ पर आते हैं वहाँ पर लेने जाते हैं, वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी 1915 में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वेंट द मीट गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट आता है हमारा द ओनली सेशन ऑफ कांग्रेस हेडेड बाय द गांधी जी, ये मैं आप लोगों को ऊपर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आता है इन 1939 सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी बाय डिफीटिंग किसको? तो पट्टाभी सिद्धारमैया को डिफीट करके 1939 में ये कांग्रेस के आईएनसी के प्रेसिडेंट बनते हैं। 2 सेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं, 38 वाला और 39 वाला। कौन सा? 1938 वाले तब भी कौन आ जाएगा आप लोगों का? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। और 1939 वाला जो सेशन होता है उसके प्रेसिडेंट भी कौन बनते हैं? ये भी बनते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। जो आप लोगों का क्विट इंडिया मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। और यहीं पर स्लोगन दिया जाता है डू करो या फिर मरो, डू और डाई वाला स्लोगन कहाँ पर दिया जाता है? 1942 का 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? बम्बई के महाराष्ट्र ग्वालियर टैंक, ये भी याद रख लीजिएगा, ग्वालियर टैंक। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था कुछ प्रोविंसेस में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी, तो कहाँ पर बनाई गई थी? तो ये भी याद रखें, बलिया में। उसके वो कौन थे हेड? चित्तूर स्वामी। कौन? चित्तूर, याद रख लेना, चित्तूर बस इसके प्रेसिडेंट बने थे जो पैरेलल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ पर बनी थी? बलिया। आप लोगों से नाम पूछा जाएगा कहाँ पर बनी थी, तो आप लोग बता देना बलिया। और ये बलिया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। गांधी जी एडजन आफ्टर द चोरा चोरी स्कैंडल। तो गांधी जी ने क्या किया था? चोरा चोरी स्कैंडल के बाद किसको खत्म कर दिया था? क्या एडजन कर दिया था? तो इन्होंने कर दिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या कर दिया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप लोगों से पूछा जाता है जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ था? तो आप लोगों को बता देता हूँ, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था आप लोगों का 1 अगस्त 1920 को। कब वो स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को आप लोगों का स्टार्ट होता है ये आप लोगों का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और जब चोरा चोरी कांड हो जाता है, चोरा चोरी जगह पड़ती है आप लोगों की गोरखपुर में, यहाँ पर एक कांड हो जाता है। ये भी पूछा जाता है आप लोगों से कि ये जो चोरा चोरी कांड हुआ था ये कब हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है आप लोगों से कि ये चोरा चोरी कांड है कब हुआ था? तो ये हुआ था आप लोगों का 5 फरवरी 1922 को हुआ था चोरा चोरी कांड। और ये कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में एक जगह पड़ती है चोरा चोरी, तो कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर भी आप लोगों को याद रखना है, गोरखपुर यूपी में पड़ता है। तो गोरखपुर 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। और इस कांड के बाद ही गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म कर दिया था। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ये आप लोगों का 1 अगस्त 1920 से चल रहा था। और 1920 में इसके साथ ही एक मूवमेंट और चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट। ये भी पूछा जाता है कौन से 2 मूवमेंट एक साथ चल रहे थे? तो खिलाफत मूवमेंट एक साथ चल रहा था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी उसी टाइम चल रहा था। उसके बाद कुछ और यहीं पर आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देता हूँ कुछ और मूवमेंट। उसके बाद चोरा चोरी कांड जो होता है, फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि जो स्वराज पार्टी थी ये कब बनी थी? तो स्वराज पार्टी बनी थी आप लोगों की 1923 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। और इसके हेड पूछा जाता है किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एंड चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब की गई थी? 1923 में मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास जी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का HSRA। एक होती है आप लोगों की HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये तो बाद में बनती है, ये 1928 में बनती है। इससे पहले होती है आप लोगों की HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये कब बनती है? ये आप लोगों की बनती है 1924 में बनती है HRA। तो इसके फाउंडर पूछा जाता है तो कौन थे? सचिंदर शनियार। तो इतने फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं वाट वर द 3 मेन फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। तो सत्याग्रह की 3 मेन फॉर्म क्या क्या होती है? तो नॉन कोऑपरेशन होता है, एक सिविल डिसोबीडेंट होता है, एक होता है बॉयकॉट जो करते हैं। उसके बाद पूछा आप लोगों से इन विच ईयर द साल्ट सत्याग्रह। जो आप लोगों का साल्ट सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था साल्ट सत्याग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट भी याद रख सकते हो, 6 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था आप लोगों का कौन सा? साल्ट सत्याग्रह। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस। तो किस सेशन में पूर्ण स्वराज का जो आप लोगों का अनाउंस किया गया था? तो लाहौर सेशन था और 1929 का सेशन था। और इसकी जो प्रेसिडेंसी किसके द्वारा की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इस सेशन की प्रेसिडेंसी की गई थी। यहाँ पर आप लोगों का पूर्ण स्वराज का जो अनाउंस किया गया था लाहौर सेशन था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। तो जो आप लोगों का इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया थे पहले उसके प्रेसिडेंट जीवी मावलंकर। ये जीवी मावलंकर जो आप लोगों की लोकसभा थी, लोकसभा के फर्स्ट होते हैं, लोकसभा जो थी आप लोगों की उसके जो पहले हेड होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर थे तो कौन थे? जीवी मावलंकर लोकसभा के। यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं आएगा, ये आप लोगों का फर्स्ट उसके लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर थे।
पहले स्पीकर लोकसभा के कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले प्रेसिडेंट तो आप लोग जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सर्वोदय। तो सर्वोदय के फाउंडर किनको बोला जाता है? महात्मा गांधी जी को बोला जाता है। इनके बारे में हम लोग ऊपर फैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा BHU फाउंड की गई थी। भीमबेटका की केव कहाँ पर मिलेंगी आप लोगों को? मध्य प्रदेश में मिलेगी भीमबेटका की केव। उसके बाद आता है विच आर द पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र पोर्ट कौन सा था? तो ये था आप लोगों का लोथल। और ये भी पूछा जा सकता है कि लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये था आप लोगों का गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में था लोथल। उसके बाद नेक्स्ट आता है सत्यमेव जयते इनग्रेव ऑन इंडियन एम्ब्लेम इज टेकन फ्रॉम। तो जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया आप लोगों का मुंडको उपनिषद से। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडको उपनिषद। विच मैरिज वाज नॉट कंसिडर्ड लीगल इन एंशिएंट इंडिया। तो कौन सी मैरिज लीगल कंसिडर्ड नहीं की जाती थी? तो जो गांधर्व मैरिज थी इसको लीगल कंसिडर्ड नहीं किया जाता था एंशिएंट इंडिया में। उसके बाद नेक्स्ट आता है बुद्धा वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। जो गौतम बुद्धा जी थे वो किस डायनेस्टी से रिलेट करते? तो शक्य थे। कौन सी? शाक्य डायनेस्टी से। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर डिड द बुद्धा गेव इज फर्स्ट सरमन। तो जो बुद्धा जी थे उन्होंने अपना पहला सरमन कहाँ पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सरमन कहाँ पर दिए थे? तो ये दिए थे उन्होंने श्रावस्ती में। कहाँ से? श्रावस्ती। और ये कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन दिए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है श्रावस्ती यूपी में पड़ता है बिहार में? आप लोग मुझे बता दीजिएगा श्रावस्ती। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाइन मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपियर इन टाइम। तो जो मेटल के जो क्वाइन थे पहली बार किसके टाइम पर अपियर हुए थे? तो बुद्धा जी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है बुद्धा जी के टाइम पीरियड पर क्वाइन मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपियर इन द टाइम ऑफ बुद्धा जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेम द किंगडम दैट फर्स्ट यूज द एलिफेंट। जो ऐसी किंगडम थी जो पहली बार जिसने एलिफेंट का यूज किया था वॉर में। तो ये कौन थी? मगध अंपायर। कौन थी? मगध अंपायर। नेक्स्ट आता है इन विच ईयर द कलिंगा वॉर टुक प्लेस। तो जो कलिंगा वॉर लड़ी गई थी ये किस ईयर में लड़ी गई थी? 261 BC में लड़ी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है पूछा जाता है इसी से परेशान होकर कौन थे? अशोका जी ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था इसके बाद 261 में जितने लोगों के यहाँ पर डेथ हुई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्बेसडर ऑफ द ग्रीस इन द मोरियन कोर्ट। तो जो मोरियन कोर्ट में ग्रीस के जो एम्बेसडर थे उनका नाम पूछा, मेगास्थनीज उनका नाम था। इनकी बुक भी पूछी जाती है इंडिका। कौन सी? इंडिका बुक किसकी है? मेगास्थनीज की। ये भी पूछते हैं आप लोगों से। उसके बाद नेक्स्ट पूछा आप लोगों से अशोका अडोप्टेड बुद्धिज्म बाय बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय विच बुद्धिज्म मॉन्क। तो किसके द्वारा इनको बुद्धिज्म अडोप्ट करवाया गया था? तो अशोक के गुरु थे उपगुप्त। मोस्ट इंपोर्टेंट है उपगुप्त के द्वारा अशोक को बुद्धिज्म अडोप्ट करवाया गया था। उपगुप्ता मोस्ट इंपोर्टेंट है उपगुप्ता। मैं आप लोगों के लिए बार बार बोल रहा हूँ। विच वाज द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन पीरियड के टाइम पर सबसे ज़्यादा फेमस जो एजुकेशन था, एजुकेशन सेंटर तो क्या था? ये तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। हु रोट द अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र जो किस पर बेस है आप लोगों को पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स पर बेस है अर्थशास्त्र। तो इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी अर्थशास्त्र। चाणक्य भी जिनको बोलते हैं कौटिल्य। नेक्स्ट आता है विच आर्ट इज नोन एज द ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट। तो ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट किसको बोला जाता है? तो गांधव आर्ट जो थी इसको ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? 1526 में लड़ी गई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे और यहाँ पर ये हार जाते हैं, डेथ हो जाती है और बाबर यहाँ पर जीत जाते हैं और यहाँ से क्या मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाती है 1526 से। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच लैंग्वेज डिड बाबर रोट हिज मेमोरी टाइटल एज द तुजुके बाबरी। जो तुजुके बाबरी है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें बाबर की ऑटोबायोग्राफी है और ये जो ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी टर्किश लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? टर्किश लैंग्वेज में। द राजपूत किंग हु वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा। तो बैटल ऑफ खानवा कब लड़ी गई थी? तो 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ी गई थी। कब? 1527 में। तो यहाँ ये किस किस के बीच में? राणा सांगा एंड बाबर के बीच में लड़ी गई थी और यहीं पर इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। कहाँ पर? जिहाद का नारा। तो जिहाद का नारा भी किस में दिया गया था? बैटल ऑफ सांगा। ये भी पूछा जाता है कि बाबर ने पहली बार जिहाद कहाँ देखा था? तो इसी बैटल में देखा था राणा सांगा के साथ जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खानवा। वो बिल्ट द पुराना किला। जो पुराना ओल्ड फोर्ट है इंडिया में, पुराना किला है दिल्ली में, वही पूछा वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था ओल्ड फोर्ट, शेरशाह सूरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु रोट द स्टोरी ऑफ अकबर लाइफ। तो अकबर लाइफ के ऊपर किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी अकबर लाइफ, या फिर बोल सकते हो आप लोग अकबरनामा। अकबरनामा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु स्टार्टेड द मनसबदरी। जो मनसबदरी सिस्टम था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था।
हु बिल्ट द फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी भी किसने बनाई थी, तो ये अकबर ने बनाई थी। उसके बाद आता है वेयर डिड द अकबर कंडक्ट हिज रिलीजियस डेलिब्रेशन, तो कहाँ पर करते थे, इबादत खाना में ये अपने रिलीजियस जितने भी थे वो काम वो करते थे इबादत खाना के अंदर। नेक्स्ट आता है विच रूलर हैड अबोलिश द जजिया टैक्स, तो किस रूलर ने जजिया टैक्स को अबोलिश कर दिया गया था, तो अकबर के द्वारा जजिया टैक्स को अबोलिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो वाज द फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, तो कौन थे, टोडरमल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फेमस रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर किसको बोलते हैं, टोडरमल। टोडरमल तो हम कर ही रहे हैं, हिस्ट्री के वन लाइनर कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा तुलसीदास रोट रामचरितमानस अंडर हुज रेन, तो किसके टाइम पर लिखी थी रामचरितमानस, अकबर के टाइम पर लिखी थी। और ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, अवधी लैंग्वेज में। किसमें, अवधी लैंग्वेज में लिखी गई थी। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी रामचरितमानस। उसके बाद नेक्स्ट आता है पेंटिंग ड्यूरिंग विच रेन रीच इट्स हाईएस्ट लेवल, जो हमारा पेंटिंग थी, चित्रकारिता थी कि तो किसके टाइम पर ये अपने पीक पर पहुंची थी, तो किस टाइम पर, जहांगीर के टाइम पर। किसके, जहांगीर के टाइम पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ तंबाकू, तो तंबाकू को किसने प्रोहिबिटेड किया था, तो ये किया गया था जहांगीर के द्वारा, तंबाकू पर बैन लगाया गया था। विच मुगल एम्परर मूव द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा से दिल्ली, तो किस मुगल एम्पायर के द्वारा कैपिटल चेंज की गई थी आगरा से दिल्ली, तो किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट आता है विच मुगल एम्पायर इज नोन एज द जिंदा पीर, तो किस मुगल एम्पायर को जिंदा पीर बोलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। औरंगजेब को क्या बोलते हैं, जिंदा पीर बोलते हैं। औरंगजेब ने कब से कब तक रूल किया, तो 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब ने रूल किया। इनको जिंदा पीर बोलते हैं। म्यूजिक पर भी इन्होंने बैन लगा दिया था, म्यूजिक पर भी। उसके बाद डांस पर भी इन्होंने बैन लगा दिया था। और ये भी याद रखना है जो इनकी जो वाइफ थी उन्हीं के नाम पर बनवाया गया कौन सा, बेबी का मकबरा। जो बेबी का मकबरा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये भी कौन थी, ये औरंगजेब की वाइफ थी और ये महाराष्ट्र में बनाया गया है बेबी का मकबरा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल रूलर, जो आप लोग के मुगल रूलर हुआ करते थे उनके जो कोर्ट की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, पर्सियन। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर इज़ द बेबी का मकबरा, तो बेबी का मकबरा आप लोग को बता चुका औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। हु वाज द फेमस एज ए नाना साहब, तो नाना साहब के लिए फेमस कौन थे, तो बालाजी बाजीराव को बोलते थे नाना साहब। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बालाजी बाजीराव को बोलते हैं नाना साहब। इंडियन हिस्ट्री में दो नाना साहब होंगे, दो नाना साहब होंगे, तो एक तो आप लोग का ये हो जाएगा बालाजी बाजीराव। दूसरे नाना साहब कौन होंगे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए दूसरे नाना साहब कौन थे इंडियन हिस्ट्री में। हु वाज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट द टाइम व्हेन द अहमद शाह अब्दाली डिफीट द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, तो 1761 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी, जो मराठा थे एंड जो अफगानी थे अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। तो उस समय पूछा है कि उस समय जो रूल थे दिल्ली के कि कौन कर रहे थे, तो कौन थे, शाह आलम द्वितीय। मोस्ट इंपोर्टेंट है शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट आता है विच इंग्लिश शिप वाज द फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, भारत में आने वाला पहला शिप कौन था, तो रेड ड्रैगन था। मोस्ट इंपोर्टेंट है रेड ड्रैगन। उसके बाद आता है हु डिस्कवर द रूट ऑफ द कैप ऑफ गुड होप टू इंडिया, तो कैप ऑफ गुड होप के थ्रू इंडिया से आने वाला, इंडिया को आने वाला रूट किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, वास्को डिगामा के द्वारा डिस्कवर किया गया था। वास्को डिगामा के बारे में फैक्ट देख लेते हैं, तो ये 1498 में इंडिया में आते हैं। वास्को डिगामा जी कहाँ से आते हैं, पुर्तगाल के से आते हैं, कौन, वास्को डिगामा। उसके बाद ये भी याद रखना है पुर्तगाल से तो 1498 में आया था। हाँ, और कहाँ पर आते हैं, तो कालीकट पोर्ट पर। कहाँ पर, कालीकट पोर्ट पर आते हैं वास्को डिगामा जी। और वहाँ का जो लोकल रूलर था जमोरिन, कौन था, जमोरिन। तो जमोरिन ने इनका वेलकम किया था, जमोरिन। तो ये भी आप लोग याद रखिए, जमोरिन, कालीकट, वास्को डिगामा, पुर्तगाल, 1498। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन विच पीरियड स्टोन टूल वर फर्स्ट फाउंड, तो पहली बार जो स्टोन के जो टूल थे किस पीरियड में फाउंड किए गए थे, तो पैलियोलिथिक पीरियड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स प्लानिंग, तो अपनी प्लानिंग के लिए कौन सी सिविलाइजेशन फेमस थी, तो ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। हु वाज द लोकल नेम ऑफ द मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो का लोकल नेम क्या हुआ करता था, माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। वेयर वाज द ह्यूज बाथ फाउंड, तो जो ह्यूज बाथ फाउंड किया गया था, तो ये भी कहाँ फाउंड किया गया था, मोहनजोदाड़ो में फाउंड किया गया था। नेक्स्ट आता है वर्शिप ऑफ मदर वाज रिलेटेड टू, तो वर्शिप ऑफ मदर रिलेटेड किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे। विच सिविलाइजेशन हैड द शिप मालघाट एट द प्लेस कॉल्ड लोथल, तो ये जो किस सिविलाइजेशन के पास था मालघाट नाम का शिप, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा, जो कालीबंगा था ये किस लिए फेमस था, ये सिरामिक्स के लिए फेमस था। कालीबंगा का मतलब होता है जो ब्लैक चूड़िया जो होती है ना, काली चूड़िया, बंगा मैंने चूड़िया होता है और काली मैंने होता है ब्लैक, तो कालीबंगा किस लिए फेमस था, तो सिरामिक्स के लिए फेमस था। राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। द मेन फूड ऑफ द वैदिक आर्यन, तो वैदिक आर्यन का मेन फूड क्या हुआ करता था, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट इनका मेन फूड हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट है विच मेटल वाज फर्स्ट यूज बाय द वैदिक पीपल, तो वैदिक लोगों के द्वारा पहली मेटल कौन सी यूज की गई थी, कॉपर थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं कि पहली मेटल कौन सी यूज की गई थी, तो वो कॉपर थी। विच थ्री
वेदास आर ज्वाइंटली कॉल्ड वेद त्री। तो किन 3 वेद को क्या बोलते हैं? वेद त्री बोलते हैं। तो ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन 3 वेद को क्या बोला जाता है? वेद त्री बोला जाता है। आप लोगों से ऑप्शन देकर ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वेद वेद त्री के अंदर नहीं आता है, तो वो भी याद रखना है। इन तीनों को याद रखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर इज द फेमस गायत्री मंत्र। जो आप लोगों का गायत्री मंत्र होता है, ये पूछा आप लोगों से, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से। सबसे पुराना वेद पूछे तब भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। विच विदुषी चैलेंज द इनविंसिबल। जिसको जीता नहीं जा सकता उसको बोलते हैं इनविंसिबल। यज्ञवल्क्या इन द डेबेट। ये मतलब ये वो बोल सकते हैं उनको, यज्ञ बहुत ही शास्त्री थे, ये मोस्ट फेमस थे, इनको आप हरा नहीं सकते। तो यही पूछा कि इनको डिबेट में किसने चैलेंज किया था, तो इसको किया था गार्गी के द्वारा। यज्ञवल्क्या को किसने चैलेंज किया गया था? गार्गी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो घर में होती है, तो इस तरह से ट्रिक कर याद रख सकते हो। पहली कहाँ पर हुई थी? घर में हुई थी। पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी कहाँ पर हुई थी? दूसरी हुई थी आप लोगों की, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी आप लोगों की कुंडलवन कश्मीर में होती है। तो दूसरी कहाँ पर होती है? वैशाली। तो मैंने याद रख रखी है RVP के, याद रख सकते हो। या पहले घर में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, और फोर्थ आप लोगों के कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी। तो चारों याद रखना, चारों आप लोगों से पूछी जाती है। उसके बाद पूछा आप लोगों से इन विच अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर फाउंड। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था वो किस लैंग्वेज में था? होता पाली टेक्स्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट है पाली टेक्स्ट। उसके बाद आता है हु इज बिलीव टू बी द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म। तो जैनिज्म के पहले तीर्थंकर जी कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। उसके बाद आता है विच फर्स्ट रूलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ द मगध। तो मगध राइज के लिए कौन से रूलर रिस्पॉन्सिबल थे? तो बिंबिसार। मगध की कैपिटल क्या हुआ करती थी? राजगृह। ये भी आप लोग याद रखना, राजगृह मगध की कैपिटल हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है द एंशिएंट टाइम द लैंग्वेज यूज टू राइट द सोर्स ऑफ मटेरियल। तो एंशिएंट टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज हुआ करती थी? तो ये यूज हुआ करती थी संस्कृत। द नेम ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द जीव। तो जीव का जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसका नाम पूछा है, तो मूसा साहिब उसका नाम है, मूसा साहिब। पतंजलि किसके द्वारा लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो महाभाष्य के द्वारा लिखी गई है पतंजलि। मोस्ट इंपोर्टेंट है पतंजलि। उसके बाद आता है विच इवेंट ब्रोट अबाउट द ह्यूज चेंज इन द अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो कलिंगा वार थी। कब लड़ी गई थी? तो 261 BC में लड़ी गई थी कलिंगा वार। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज फेमस फॉर द नेम ऑफ द देवनाम प्रिय। तो देवनाम प्रिय के नाम से कौन फेमस थे? तो अशोका थे। और एक पॉइंट और याद रखना, अशोक के गुरु भी पूछते हैं आप लोगों से, उपगुप्ता। तो उपगुप्ता किसके गुरु थे? तो ये अशोक जी के गुरु थे। और ये मैंने आप लोगों को बता रखी मौर्य की जो ट्रिक होती है ABC से याद रखते हैं। यहाँ बिंदुसार था, यहाँ से चंद्रगुप्ता, बिंदुसार था, और यहाँ पर अशोक थे। इनकी ट्रिक होती है किस ऑर्डर में थे ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कौन थे? मेगास्थनीज थे। उसके बाद आता है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई है। इन विच स्क्रिप्ट अशोका शिलालेख इनग्रेव्ड। तो अशोक के जो शिलालेख हुआ करते थे वो किस स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे? ब्राह्मी। किसमें? ब्राह्मी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। विच फेमस रूलर वाज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंस्क्रिप्शन। तो फादर ऑफ द इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं? अशोका जी को बोलते हैं फादर ऑफ द इंस्क्रिप्शन। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। तो मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? तो बृहद्रथ थे। कौन? बृहद्रथ। उसके बाद आता है नेक्स्ट अंडर हुज रेन द गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट। तो ये जो गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट थी ये किसके टाइम पर फ्लरिश हुई थी? तो ये कनिष्का के टाइम पर फ्लरिश हुई थी, गांधार आर्ट ऑफ। उसके बाद आता है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहना। तो सातवाहना के जो ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? तो ये थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। मोस्ट मेटल कॉइन वर इशू ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो जो गुप्ता के टाइम पीरियड पर जो कॉइन इशू हुआ करते थे वो किसके बने होते? किस मेटल के? तो वो गोल्ड के हुआ करते थे गुप्ता के टाइम पीरियड पर। हु अचीवमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो किसका अचीवमेंट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किए गए? तो समुद्रगुप्ता। किसके? समुद्रगुप्ता। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज द ऑथर ऑफ द मेघदूत। तो मेघदूत के ऑथर कौन है? कालिदास जी है। शाकुंतलम, मेघदूत होगी अभिज्ञान शाकुंतलम, एक बुक आती है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये भी किसकी है? ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी कालिदास जी की है अभिज्ञान शाकुंतलम। विच चोला किंग हैड फर्स्ट कनक्कड़ श्रीलंका। तो श्रीलंका को किस चोला किंग ने जीता था? तो राज प्रथम के द्वारा जीता गया था सबसे पहले। हु बिल्ट द फेमस शिवा टेम्पल ऑफ एलोरा। तो एलोरा का जो शिवा टेम्पल है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राष्ट्रकूटर रूलर है कृष्णा। तो कृष्णा के द्वारा बनवाया गया था एलोरा का शिव टेम्पल। उसके बाद आता है
विच बुक वाज रिटन बाय द किंग अमोघवर्ष, तो अमोघवर्ष के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो कविराज मार्ग इनके द्वारा लिखी गई थी, कविराज मार्ग। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी महाबलीपुरम टेम्पल वाज बिल्ट बाय पल्लव डायनेस्टी, तो महाबलीपुरम टेम्पल किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए थे, तो पल्लव डायनेस्टी। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल आर लोकेटेड इन राजस्थान, तो कहाँ पर है दिलवाड़ा टेम्पल, राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहाँ पर है, तो माउंट आबू जगह पड़ती है, माउंट आबू में है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था, तो विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा टेम्पल। ये भी पूछा जाता है कि ये किस किस रिलीजन को बिलोंग करता है, तो जैनिज्म, किसको, जैनिज्म से बिलोंग करता है। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु रोट द बुक कथा सरित सागर, तो कथा सरित सागर बुक किसकी है, ये आप लोगों की सोमदेव की है, कथा सरित सागर। हु वाज द ऑथर ऑफ द हर्षचरित, तो हर्षचरित के ऑथर कौन है, बाणभट्टा। नेक्स्ट आता है हु बिल्ट द खुजराव टेम्पल, तो खुजराव टेम्पल मध्य प्रदेश में, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, तो किसके द्वारा बिल्ट किए गए थे, तो चंदेल राजपूत के द्वारा बनवाए गए थे खुजराव टेम्पल। हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी, तो प्रतिहार डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग तो कौन थे, तो मिहिर भोज थे, कौन थे, मिहिर भोज थे। हु वाज गिवन द नेम ऑफ द पिलग्रिम, तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम किसको बोला जाता है, तो हेनसांग को बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम, हेनसांग, मोस्ट इंपोर्टेंट। द संस्कृत ड्रामा नागानंदा, तो नागानंदा वाज कंपोज बाय विच रूलर, तो ये किसके द्वारा कंपोज की गई थी, तो हर्षवर्धन के द्वारा कंपोज की गई थी नागानंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पर है, बिहार में है। और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो कुमार गुप्ता, किसके, कुमार गुप्ता के द्वारा बनवाई गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है कुमार गुप्त। उसके बाद नेक्स्ट आता है द मुस्लिम इन्वेडर हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी, तो किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो मोहम्मद बिन बख्तियार, तो मोहम्मद बिन बख्तियार ने इसको डिस्ट्रॉय किया था नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है और कुमार गुप्त के द्वारा बनवाई गई थी। हु हैड डिफीटेड द पृथ्वीराज इन द सेकंड बैटल ऑफ त्राइन, तो सेकंड बैटल ऑफ त्राइन में पृथ्वीराज को किसने डिफीट किया, तो मोहम्मद गोरी ने डिफीट किया गया था। अब हम सारी बैटल में आप लोगों को शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन सी बैटल कब लड़ी गई थी। तो जो सबसे पहले बैटल लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी आप लोगों की 1191 में। कौन सी लड़ी गई थी, 1191 में। ये कौन सी बैटल थी, ये बैटल थी आप लोगों की फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ी गई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन थी ये कब लड़ी गई थी, 1191 में लड़ी गई थी। इसमें कौन जीता था, तो इसमें जीता था आप लोगों का पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, उसने किसको, मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था किसमें, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर होती है 1192, उसके बाद होती है 1194 में। तो ये भी याद रखिए जो 1192 में बैटल होती है इसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ त्राइन, सेकंड बैटल ऑफ त्राइन। इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, ये हमने बता दिया। उसके बाद जो आप लोग की 1194 में होती है बैटल ऑफ चंदेरी, कौन सी, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मोहम्मद गोरी है वो जयचंद को हरा देता है, कौन सा, मोहम्मद गोरी जयचंद को हरा देता है, जयचंद को हरा देता है। और सेकंड बैटल में कौन है, पृथ्वीराज चौहान, किसको, मोहम्मद गोरी हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। तो ये तीनों बैटल याद रखनी है। एक बैटल और होगी बैटल ऑफ त्राइन, वो होगी आप लोगों की 1215 में। तो 3 बैटल होती है बैटल ऑफ त्राइन की, वो भी याद रखिएगा। उसके बाद 1-2 बैटल और बता देता हूँ, याद रखना है 1526 वाली, उसके बाद याद रखना 1527 वाली, उसके बाद याद रखना 1528 वाली, उसके बाद याद रखना 1529 वाली, 1529 के बाद याद रखना आप लोग एक 1539 वाली, 1539 वाली, उसके बाद 1540 वाली, उसके बाद 1556 वाली, उसके बाद 1576 वाली, 1576 के बाद होती है आप लोगों की एक 1757 वाली, कौन सी, 1757 की, उसके बाद 1764 की, उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की 1760 की और 1761 की। एक होती है 1760 की, एक होती है 1761 की। अब मैं आप लोगों को इन सारी बैटल के बारे में बता देता हूँ। जो 1526 की बैटल होती है किस किस के बीच होती है, 1526 में बाबर किसको हरा देता है, इब्राहिम लोदी को, बाबर किसको हरा देता है, इब्राहिम लोदी को, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1527 की बैटल होती है, बाबर किसको हरा देता है, राणा सांगा को, राणा सांगा को हरा देता है 1527 की। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ द खानवा, बैटल ऑफ खानवा। उसके बाद होती है बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में होती है। इसमें क्या करता है, बाबर किसको हरा देता है, मेदिनी रॉय को, मेदिनी रॉय को हरा देता है बाबर 1528 और बैटल ऑफ चंदेरी होती है। फिर बैटल ऑफ घाघरा होती है, बैटल ऑफ घाघरा होती है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा बोलते हैं इसको, जो 1529 में होती है। इसमें क्या बाबर किसको हरा देता है, अफगानों को, किसको, अफगानों को बाबर हरा देता है। तो ये 1529 की बैटल थी। उसके बाद जो नेक्स्ट बैटल थी आप लोगों की 1539 वाली, 1539 वाली बैटल कौन सी थी, तो ये थी आप लोगों की बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा थी। इसमें क्या होता है, जो शेरशाह हुआ था, जो शेरशाह किसको हरा देता, वो हुमायूं को हरा देता। बैटल ऑफ चौसा 1539 में होती है। फिर एक बैटल होती है 1540 में होती है, इसको कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं, बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, शेरशाह हुमायूं को हरा देता है। तो 1539 की भी बता दी, 1540 की भी बता दी। उसके बाद होती है 1556 में, 1556 में क्या होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होती है। इसमें किसको, इसमें जो अकबर है किसको हरा देता है, हेमू को हरा देता है, ये भी याद रखिएगा 1556 वाली। उसके बाद एक बैटल होती है आप लोगों की 1565 वाली, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1565 वाली, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा,
बैटल ऑफ तालीकोटा। ये किस किसके बीच में होती है? इसमें क्या होता है, जो विजयनगर एम्पायर हुआ करती थी वो क्या हो जाती, खत्म हो जाती है बैटल ऑफ तालीकोटा से। ये भी पूछते हैं किस बैटल से, बैटल ऑफ तालीकोटा से। और बैटल ऑफ तालीकोटा कब हुई थी? तो 1565 में होती है बैटल ऑफ तालीकोटा। उसके बाद एक बैटल होती है 1576 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है 1576 वाली, ये बैटल होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी होती है। इसमें क्या होता है, जो अकबर थे वो किसको हरा देते, महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप को अकबर हरा देते, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये जनरली अगर देखा जाए तो ये इनडिसिजिव बैटल थी। कौन सी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की, नेक्स्ट बैटल आती है 1757 वाली। उसके बाद आती है 1764 वाली। तो 57 में सिराजुद्दौला थे और 1764 में कौन थे? बक्सर में मीर कासिम थे। मीर कासिम, यहाँ सिराजुद्दौला, यहाँ कासिम थे। यहाँ से के याद रखना, यहाँ से एम याद रखना। तो यहाँ पर क्लाइव था 1757 में, जो अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव था। 1764 में कौन था? मुनरो था। और दोनों कौन जीते? यहाँ क्लाइव जीतता, यहाँ मुनरो, यानी अंग्रेजी जीत जाते हैं। 1757 वाली बैटल और 1764 वाली बैटल। उसके बाद एक बैटल और याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1760 वाली बैटल। ये जो 1760 वाली बैटल है, इसमें क्या होता है, अंग्रेज हरा देते हैं किसको? फ्रांसीसियों को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वांडीवाश। बैटल ऑफ वांडीवाश कब लड़ी गई थी? 1760 में अंग्रेज एंड फ्रेंच के बीच में लड़ी गई थी। और यहाँ पर फ्रेंच क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। उसके बाद इसके नेक्स्ट ईयर 1761 में एक बैटल और लड़ी जाती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये हम लोग ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद 1764 वाली मैंने आप लोगों को बता दी, बक्सर वाली। उसके बाद आप लोगों को याद रखनी है, बस इतनी बैटल आप लोगों को याद रखनी है। सारी की सारी बैटल मैंने आप लोगों की रिवाइज करवा दी है। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन डिड द दिल्ली सल्तनत बिगिन। तो दिल्ली सल्तनत कब स्टार्ट होती है? तो 1206 से स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत। और जो पहली डायनेस्टी होती है उसको स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव बोले, ममलुक बोले या गुलाम, ये कब से स्टार्ट होती है? 1206 में। और फाउंडर कौन थे इसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन विच सेंचुरी दिल्ली कुतुब मीनार बनाई। तो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है वो किस सेंचुरी में बनाई गई थी? तो 13th सेंचुरी में दिल्ली की कुतुब मीनार बनवाई गई थी। हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्सियन फेस्टिवल नवरोज। तो ये जो नवरोज नाम का जो पर्सियन फेस्टिवल है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जो किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। नेक्स्ट आता है हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ मोनेरिया। तो प्रिंस ऑफ मोनेरिया किसको बोलते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं प्रिंस ऑफ मोनेरिया। इन्होंने 1325 से लेकर के 1351 तक रूल किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है इब्ने बतूता केम टू इंडिया अंडर हुज रेन। तो इब्ने बतूता किसके टाइम पर आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आया था। कब आया था? 1333 में आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। मोरक्को से इब्ने बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड के समय आए थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। तो कौन थे? बेलोल लोधी। इसकी जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बता सकती है, BSE, बेलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। आप लोग इस BSI याद रख लो या BSE याद रख लो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कौन थी? लोधी डायनेस्टी, जो इब्राहिम लोधी 1526 में हार जाते हैं बाबर से। वो फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर किसने फाउंड की गई थी? तो संगम डायनेस्टी के द्वारा विजयनगर एम्पायर फाउंड की गई थी। और इसका जो डिक्लाइन है वो कब होता है? 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1565 की जो बैटल ऑफ तालीकोटा है उससे विजयनगर एम्पायर है वो खत्म हो जाती है, विजयनगर एम्पायर। उसके बाद आता है कृष्णदेव राय वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो किस डायनेस्टी के रूलर थे? तो विजयनगर डायनेस्टी के, विजयनगर के रूलर थे। वेयर इज द गोल गुम्बज। तो गोल गुम्बज कहाँ पर? तो बीजापुर में गोल गुम्बज। मोस्ट इंपोर्टेंट है गोल गुम्बज। इन विच ईयर द बाबर इन्वेडेड इन इंडिया। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर? बाबर, कंप्लीट देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कंप्लीट देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द फर्स्ट आर्टिलरी यूज। पहली बार इंडिया में आर्टिलरी किसके द्वारा यूज की गई थी? तो वो भी बाबर के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ हुमायूं टॉम्ब। तो हुमायूं टॉम्ब जो है वाला दिल्ली में है, इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो मिराक मिर्ज़ा गियात। तो मिराक मिर्ज़ा गियात इसके आर्किटेक्ट थे। अकबर कितनी एज में रूलर बने थे? तो 13 की एज में बने थे। इनका टाइम पीरियड भी आप लोगों को बता देता हूँ, 1556 से लेकर के 1605 तक इनका टाइम पीरियड था। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो मुगल हुआ करते थे इनमें सबसे लंबे टाइम तक किसने रूल किया, तो याद रख लीजिए औरंगजेब। क्या? औरंगजेब। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत देख चुके हैं ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु ट्रांसलेटेड द रामायण इनटू पर्सियन। तो रामायण को पर्सियन में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया? तो बदायूं के द्वारा, बदायूं। उसके बाद आता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आईन अकबरी। तो आईन अकबरी के ऑथर कौन है? अबुल फजल है आईन अकबरी। नेक्स्ट आता है द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर इज द बुलंद दरवाजा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाजा, जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हु वाज द कस्टोडियन ऑफ अकबर। तो अकबर के कस्टोडियन कौन थे? तो बैरम खान थे अकबर के कस्टोडियन। दीन ए इलाही ए न्यू रिलीजन वाज स्टार्टेड बाय अकबर। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था दीन ए इलाही रिलीजन। वैन इज द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म, हु वाज द मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ। तो उस समय किसका रूल चल रहा था? 1600 के टाइम तो अकबर जी का रूल चल रहा था।
हु वाज सेंट टू बाय द देन किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स एम्बेसडर टू द रॉयल कोर्ट ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पीरियड पर कौन अंग्रेज आए थे? तो हॉकिंस आए थे। कौन थे? जेम्स हॉकिन या जॉन हॉकिंस। प्रिंस खुर्रम, तो खुर्रम का ओरिजिनल नेम बाद में जाकर के क्या बना? तो शाहजहां। तो शाहजहां का अगर आप लोगों से पूछा जाए ओरिजिनल नेम क्या था? खुर्रम। मोती मस्जिद कहाँ पर है? तो आगरा में एक मोती मस्जिद आप लोगों को दिल्ली का जो रेड फोर्ट है उसमें भी मिलेगी, और वो किसके द्वारा बनवाई गई थी? वो जो आप लोगों के औरंगजेब के द्वारा बनवाई थी। औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के रेड फोर्ट में मोती मस्जिद बनवाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है म्यूजिक एंड डांस वर्क। ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, औरंगजेब के द्वारा बैन किया गया था। हु बिल्ट द रेड फोर्ट? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया रेड फोर्ट। नेक्स्ट आता है हमारा द ग्रैंड रोड बिल्ट बाय द शेरशाह कनेक्टेड बाय पंजाब। तो जो जेटी रोड बनवाए गए थे तो वो किस किस को कनेक्ट करते थे? तो ओल्ड टाइम में तो पंजाबी हुआ करता था, पाकिस्तान वाला पंजाब और हमारा पंजाब, तो उस पंजाब को ईस्ट बंगाल से कनेक्ट करते थे जेटी रोड। ग्रैंड ट्रक रोड फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। व्हाट वाज द स्टेट कैपिटल ऑफ शिवाजी? तो शिवाजी जी महाराज जी की स्टेट कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो रायगढ़ हुआ करती थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 1627 में शिवनेर में हुआ था। शिवनेर एक दुर्ग है, और इनकी जो डेथ हुई थी 1680 में हुई थी। 1674 में इन्होंने महाराज जी की उपाधि ली थी। 1674 में इनका कोरोनेशन या राज्याभिषेक हुआ था, और महाराज जी की उपाधि भी इन्होंने 1674 में ली थी। विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक? का बर्थ प्लेस कहाँ था? तलवंडी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्खाज? तो सिखोज के लास्ट गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द रूलर ऑफ द दिल्ली एट द टाइम ऑफ नादिर शाह इन्वेजन? तो जो नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था, ये भी पूछते हैं कि कब हुआ था? तो 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था। तो उस टाइम दिल्ली पर कौन रूल कर रहे थे? मोहम्मद शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शाह। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट अवध? जो अवध हुआ करता था, इसके ऑटोनोमस स्टेट के फाउंडर कौन थे? तो सादत खान। कौन थे? सादत खान। वो बिट्रेड द सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? जो 1757 में लड़ी। तो किसने बिट्रे किया था? मीर जाफर ने। जीता कौन था? के एम क्लाइव। क्लाइव यहाँ पर जीता था। और बक्सर में कौन था? मुनरो। याद रखिएगा, क्लाइव एंड मुनरो। बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर इज द रिमेन ऑफ द पुर्तगीज कल्चर? हमारा जो पुर्तगीज कल्चर कहाँ पर था? गोवा में, क्योंकि गोवा पर ही पुर्तगाल ने लंबे टाइम तक रूल किया है। हु फाउंडेड द रामकृष्णा मिशन? तो किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में कलकत्ता में रामकृष्णा मिशन को फाउंड किया गया था। इन विच ईयर द मोहम्मद गोरी अटैक फर्स्ट टाइम? तो मोहम्मद गोरी ने पहली बार कब अटैक किया था? तो 1175 में। कहाँ पर? मुल्तान में। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच मुगल किंग सेट ऑन द थ्रोन विद द टाइटल पादशाह गाजी? तो पादशाह गाजी के नाम पर किस टाइटल से कौन से मुगल एम्पायर बैठे थे? तो जहांगीर बैठे थे। कौन? जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर बैन लगाया था। याद रखना, मैंने ऊपर करवाया, तंबाकू पर बैन लगाने वाले भी कौन थे? जहांगीर थे। विच पुर्तगीज वायसराय फॉलोड द ब्लू वाटर पॉलिसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगालीज वायसराय के द्वारा लाई गई थी? तो फ्रांसिस्को अल्मेडा। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी लाई गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश द प्रिंटिंग प्रेस? तो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? तो पुर्तगीज के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है द फर्स्ट वाइसराय ऑफ डच वाज एस्टेब्लिश एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस? तो डचों की जो पहली फैक्ट्री थी ये किस जगह एस्टेब्लिश की गई थी? तो मसूलीपट्टनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डचों की फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर? तो सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं रामकृष्ण परमानंद को, परमहंसा को बोलते हैं, परमानंदा को बोलते हैं, स्वामी रामकृष्ण को सेंट ऑफ द दक्षिणेश्वर। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नोन फॉर पब्लिशिंग द मूक नायक? तो मूक नायक को किसने पब्लिश किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा पब्लिश किया गया था मूक नायक। इन विच ईयर द वास्को डिगामा कब आया था? 1498 वास्को डिगामा पुर्तगाल से कैप ऑफ गुड होप के रास्ते जमोरिन बता रखा है। इन विच ईयर ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? 1757। क्लाइव था, मीर जाफर ने धोखा दिया था, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। पर हैदर अली वाज द रूलर ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट? तो कहाँ का था? मैसूर का था। कब रूल बने? तो 1761 में हैदर अली मैसूर का रूलर बनता है। द 7 ईयर वॉर कब लड़ी गई थी? तो 1756 से लेकर के 1763 के बीच 7 ईयर वॉर लड़ी गई थी। और किस किस के बीच? अंग्रेज एंड फ्रेंच के बीच लड़ी गई थी। और इसमें क्या? फ्रेंच को डिफीट कर दिया गया था। द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट? किससे? तो 1858 से कंपनी ने अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो खो दी थी। सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? तो वेलेजली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ना, ये जो पॉलिसी थी ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी। और ये भी पूछते हैं जो पहला स्टेट इन्होंने लिया था वो कौन सा था? सतारा। सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है इन विच ईयर इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टीपू वाज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश फोर्सेज इन द किस मराठा वार में? तो थर्ड एंग्लो मराठा वार में टीपू को डिफीट किया गया था। टोटल कितनी एंग्लो मराठा वार हुई है? तो 4 याद रख लेना। उसके बाद आता है राजा राम मोहन राय वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? कब? 1828 में। कहाँ पर? कोलकाता में। 1828 कोलकाता ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय।
महर्षि दयानंद सरस्वती रिलीजियस स्कॉलर फॉर रिफॉर्मर एंड वाज फाउंडर ऑफ किसके, तो आर्य समाज के। तो आर्य समाज कहाँ पर, 1875 में। ये कहाँ पर, महाराष्ट्र के मुंबई में। और ये कहाँ पर, कोलकाता, कहाँ से, वेस्ट बंगाल में। तो आज ब्रह्म समाज और आर्य समाज दोनों याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु वाज द ऑथर ऑफ द सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर कौन थे, तो दयानंद सरस्वती जी थे सत्यार्थ प्रकाश के ऑथर। इन विच द ज्योतिबा भाई फुले फाउंड द सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज जो है ना, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ज्योतिबा भाई फुले के द्वारा फाउंड किया गया था। किस ईयर में फाउंड किया गया, तो 1873 में किया गया था। इनकी एक बुक भी आती है, आप लोग को याद रखना, गुलामगिरी। तो ये जो गुलामगिरी है किसकी, ज्योतिबा भाई फुले की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुलामगिरी, बहुत बार पूछते हैं गुलामगिरी। उसके बाद आता है वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन इज टीचिंग ऑफ, किसकी है, ये हमारी सी नारायणा गुरु जी की टीचिंग है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज इन बनारस। तो किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। और एनी बेसेंट ने होम रूल स्टार्ट किया था 1917 में, ये आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द खराज। तो खराज क्या था, एक तरीके का इस्लामिक लैंड टैक्स था, खराज इसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द वार विच लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो ये कौन सी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो 1526 में हुई थी। हु वाज डिफीटेड बाय द बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है द मुगल एम्पायर हु इंट्रोड्यूस द मिलिट्री स्ट्रेटेजी कॉल्ड तुगलकमा। जो तुलगमा एक पॉलिसी थी, ये स्ट्रेटेजी थी किसकी, जो डिफेंस की थी, मिलिट्री की। तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, बाबर के द्वारा। आर्टिलरी पहली बार कब यूज की गई थी, वो भी बाबर के द्वारा ही यूज की गई थी आर्टिलरी। वो एंडेड द टर्किश मोनोपोली ऑफ द हाउस इन द दिल्ली सल्तनत। किसने, खिलजी डायनेस्टी ने टर्किश जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच रूलर गेव द आइडिया दैट द स्टेट कुड नॉट बी ट्रूली इस्लामिक स्टेट। तो किस रूलर के द्वारा दिया गया था आइडिया, तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। तैमूर ने इंडिया पर कब अटैक किया था, 1398। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैमूर का अटैक पूछा जाता है कि तैमूर ने इंडिया पर किस ईयर में अटैक किया था, 1398 में। और नादिर शाह ने कब किया था, 1739 में। ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ इंडिया इशूज मेजरनामा टू टेक द ऑल रिलीजियस मैटर इनटू इट्स ओन हैंड। तो किसके द्वारा ये मेजरनामा स्टार्ट किया गया था, तो अकबरनामा, अकबर के द्वारा। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द सुप्रीम अथॉरिटी इन जस्टिस ड्यूरिंग द एरा ऑफ मुगल एम्पायर। जो मुगल एम्पायर के टाइम पर जो हमारी जस्टिस अथॉरिटी हुआ करती थी, उसमें जो सबसे टॉप पर हुआ करता था वो कौन सी अथॉरिटी थी, तो क्विज़े उल कुजात। क्विज़े उल कुजात एक टॉप सुपरमेसी अथॉरिटी थी जस्टिस वाले में। वो वाज द सिख गुरु हु कंप्लीट द कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ। तो आदि ग्रंथ किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, तो गुरु अर्जन दास जी के द्वारा। विच मुगल एम्पायर वाज एन एकम्प्लिस वीणा प्लेयर। तो वीणा बजाने में कौन था, तो औरंगजेब थे। वीणा में वीणा एक वीणा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको अच्छी तरीके से बजाते थे। ये क्या करते थे, जिंदा पीर इनको बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। म्यूजिक और आर्ट पर इन्होंने बैन लगा दिया था। बीबी का मकबरा भी इन्हीं से रिलेटेड है, इनकी वाइफ से रिलेटेड है। हु वाज द ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ पोर्ट्रेट पेंटिंग इन मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट में एक वो था पेंटर, तो मोस्ट पेंटर पूछा आप लोगों को कौन थे, मंसूर, बहुत फेमस। इन विच मेटल वाज द टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर जो टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की गई थी वो किसकी थी, वो किसकी बनी हुई थी, तो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी। द हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर इन 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई थी। लोथल एक साइट थी, ये कहाँ से थी, ये आप लोग को पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पोर्ट था। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउस। तो अपने जो घर बनाया करते थे वो पुक्का ब्रिक्स यानी पक्की ईंटों के बनाया करते थे। द लोकल नेम ऑफ द मोहनजोदाड़ो ऊपर देख चुके हैं, माउंट ऑफ डेड होता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन द टाउन प्लानिंग। तो जिनके शहरीकरण जो था ना, टाउन प्लानिंग में बहुत फेमस थी, कौन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया। सबसे पहले क्या डिस्कवर किया गया था, हड़प्पा। किस रिवर पर, रावी नदी पर है, कौन सा, हड़प्पा शहर। उसके बाद आता है द फेमस फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल। जो डांसिंग गर्ल है ये किसके जो पाया गया था, इनके मोहनजोदाड़ो से मिला था। ये भी पूछता है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदाड़ो से मिलती है। तो ये पूछा है कि किसकी बनी हुई थी, तो ये ब्रोंज की बनी हुई थी। विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट गिव द एविडेंस ऑफ द डॉकयार्ड। तो डॉकयार्ड का एविडेंस किस साइट से मिलता है, तो लोथल, जो कहाँ पर है, गुजरात में। एन एडवांस मैटर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत ही अच्छा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था हड़प्पा वालों का। तो ये पूछा, तो ये कहाँ से पता चला, ये आप लोग का धोलावीरा से ये फाउंड किया गया था। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन। तो कहाँ पर, ये इंडिया में किया गया था पहली बार इस कल्टिवेटेड। वो डिस्कवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दयाराम साहनी के द्वारा इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था। एक कॉपर चैरियट, तो वो हड़प्पा के टाइम का मिला है कॉपर का चैरियट। ये कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। द बैटल ऑफ महाभारत कितने दिन लड़ी गई थी, तो ये 18 दिन लड़ी गई थी महाभारत की बैटल। वो अमंग द फॉलोइंग रोट द संस्कृत ग्रामर। तो संस्कृत ग्रामर किसके द्वारा लिखी गई, तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है संस्कृत ग्रामर। और उसका नाम क्या, अष्टाध्याय। ये भी आप लोग याद रखना, अष्टाध्याय।
विच रिवर हैज नो मेंशन इन ऋग्वेद, तो पेरियार रिवर का कोई भी मेंशन नहीं है ऋग्वेद में। इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भागवत गीता ओरिजिनली रिटन, तो जो हमारी गीता है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो संस्कृत में लिखी गई थी गीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द वर्ड सत्यमेव जयते, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं, ये कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद आर बुक, जो उपनिषद होते हैं किस पर बेस होते हैं, ये फिलोसफी पर बेस होते हैं उपनिषदा। उसके बाद नेक्स्ट आता है द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम, कौन थे, तो ये मनु थे, लॉर्ड मोस्ट थे इस ग्रेट लॉ गिवर थे, कौन, एंशिएंट टाइम के कौन थे, मनु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा द एक्सपाउंडर ऑफ द योगा फिलोसफी, तो जो योगा फिलोसफी है उसके फाउंडर पूछे कौन थे, तो ये थे पतंजलि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है योगा फिलोसफी पतंजलि। द वर्ड गोत्रा, जो गोत्रा वर्ड थे पहली बार कहाँ पर दिखाई दिया था, तो ये ऋग्वेद में था, किसका, गोत्रा वर्ड का फर्स्ट टाइम मेंशन। द लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्यन, तो आर्यन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो सुपीरियर होता है। द मनुस्मृति वाज मेनली डील विद द लॉज, तो ये जो मनुस्मृति है किस पर डील करती है, तो इसमें लॉ वगैरह लिखे हुए हैं। हु कंपोज द गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र किसके द्वारा कंपोज किया गया था, तो विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र को कंपोज किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, तो अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे, तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज के फाउंडर आत्माराम पांडुरंग थे। द इंडियन किंग हु अपोज द अलेक्जेंडर, तो कौन थे, पोरस थे, जिन्होंने अलेक्जेंडर को अपोज किया था। द एंशिएंट नेम ऑफ द नॉर्थ, बिहार का एंशिएंट नेम क्या हुआ करता था, वज्जी, वज्जी। इन एंशिएंट टाइम द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द मगध, तो मगध की जो कैपिटल हुआ करती थी वो राजगीर हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर वाज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 17th सेंचुरी, तो कहाँ पर दुनिया का पहली बार जो रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया गया था, तो वैशाली में किया गया था, कहाँ पर, वैशाली में। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध, ऊपर देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो फाउंडेड द पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र को किसने फाउंड किया, तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को फाउंड किया गया था। वो वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय कौन से, फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज। बाय होम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टेब्लिश इन वैशाली, तो वैशाली में दुनिया का पहले बार जो वो क्या हमारा जो रिपब्लिक था वो एस्टेब्लिश किया गया था, तो लिच्छवी के द्वारा, किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा वैशाली में। वो वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, तो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो ये थे महापदनंदा, कौन से, महापदनंदा। रिलीजियस मूवमेंट देख लेते हैं। बुद्धा मीन्स क्या होता है, द इनलाइटन वन होता है बुद्धा का अर्थ। वेयर डिड द लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ, तो इन्होंने जहाँ पर इनकी जो लास्ट जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, ये कहाँ पर है, ये बामियान में, कहाँ पर, बामियान में। विच इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट की जो सेक्रेड पवित्र बुक का नाम क्या है, यह त्रिपिटक, कौन सी, त्रिपिटक। इन विच स्टेट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है, बिहार में है नालंदा यूनिवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा आप लोगों से महावीर वाज बोर्न इन 16th सेंचुरी, मतलब जो 6th सेंचुरी में बोर्न हुए थे महावीर, वही पूछा है कहाँ पर, तो वैशाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो वाज द ऑथर ऑफ द बुद्धा चरित्र, तो बुद्धा चरित्र के ऑथर कौन है, अश्वघोषा। विच वाज द फर्स्ट वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट टू, जो पहली बार जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए थे 19th सेंचुरी में, तो पूछा वो कौन सा था, ब्रह्म समाज था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1928 कहाँ पर, कोलकाता, किसके द्वारा। नेक्स्ट आता है बुद्धा लिव्ड अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम, तो कन्फ्यूशियस के टाइम पर बुद्धा लिव रहते थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर डिड द गौतम बुद्धा डिलीवर इज फर्स्ट सर्मन, ऊपर देख चुका हूँ सारनाथ में और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ऊपर देख चुके हैं राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, कश्मीर। महावीर जैन ब्रेथ, जो महावीर जैन की जो डेथ कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, पाटलिपुत्र। फोर्थ आप लोगों की कुंडलवन, सेकंड आप लोगों की वैशाली, फर्स्ट आप लोगों की राजगृह। वेयर वाज द महावीर स्वामी बोर्न, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट आता है द लुम्बिनी वाज द बर्थ प्लेस ऑफ द बुद्धा इज अटेस्टेड बाय इंस्क्रिप्शन, तो ये कहाँ से डिसाइड की गई है, जो बुद्धा की जो बर्थ प्लेस है, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन से इसको डिसाइड किया गया है। सारनाथ कहाँ पर है, तो आप लोग का उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है द विक्रमशिला महाविहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला महाविहार किसके द्वारा बनवाया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा, किसके द्वारा, धर्मपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द लास्ट तीर्थंकर, तो अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर जी अंतिम तीर्थंकर जी थे। द त्रिपिटक क्या था, पाली लैंग्वेज थी, ये आप लोगों का क्या है, ग्रंथ है त्रिपिटक। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, कनिष्का के टाइम पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। द सत्यशोधक समाजवाद फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, गुलामगिरी इनकी बुक का नाम है। प्रभासगिरी क्या है, ये जैनिज्म का स्पोर्ट है, प्रभासगिरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज सेड टू बी द बिकम द चीफ ऑफ द जैन संघ आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, जब महावीर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो जैन संघ था उसका जो मेन चीफ कौन बनता, तो सिद्धर्मा, कौन था, सिद्धर्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए अप्रोक्स 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसमें मैंने आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताए, तो आप लोग 300 इनको मान सकते हैं। अभी ये PDF काफ़ी रहती है, इस PDF का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को कल मैं अपलोड करवा दूंगा।
अगर आप लोग ये कंटेंट चाहते हैं और इसका PDF भी चाहते हैं, वो मैं आप लोगों पर डिस्कस कर चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।